अंकल की डेथ का सुन के बहुत अफसोस हुआ। बाबा के जाने के बाद मैं बहुत अकेली हो गई हूँ। अब तो ये घर भी काटने को दौड़ता है। बाबा की पेंशन पर तो वो पहले ही कब्जा कर चुकी हैं और अब मुझे अपने तालीम के अखराजात के लिए पार्ट टाइम जॉब करनी पड़ेगी। निम्रा, मैं अब भी कह रहा हूँ, मेरी बात मान लो, मैं सब संभाल लूंगा। पागलों जैसी बातें मत करो, कल तुम्हारी शादी है। यार अनिला मुझे पसंद ही नहीं है, मैं क्या करूं? ये तो तुम्हें पहले सोचना चाहिए था ना। अब फैसला हो गया है तो इस पर कायम रहो। यही एक मर्द की निशानी होती है। क्या मर्द की अपनी कोई जिंदगी नहीं होती? ये अनमैच रिश्तों में जकड़ जाना यही मर्दानगी है? मैं फैसला कर चुका हूं, मैं अनिला से शादी नहीं करूंगा। और निशा, उसका क्या बनेगा? उसके बारे में सोचा है तुमने? यही तो मसला है, वो उस बेवकूफ नबील को पसंद करती है और उसका ये फैसला गलत है, मैं उसको बहुत अच्छे से जानता हूं। देखो फाइक, तुम्हें अपनी बहन की खातिर अपने माँ बाप के फैसले को कबूल करना होगा। अगर निशा के रिश्ते की बात ना होती तो मैं घर छोड़ के कब का भाग चुका होता। कहाँ जाते? बहुत बड़ी दुनिया है, कहीं पे भी चला जाता, लेकिन ये अनिला से शादी नहीं करता। फाइक, बेवकूफों की तरह सोचना छोड़ दो और शादी को कबूल कर लो। इसी में हम सबकी भलाई है। मैं तो ये सोच सोच कर परेशान हूं, अनिला को कैसे बर्दाश्त करूंगा। अब तो बर्दाश्त करना होगा, तुम चाहो या ना चाहो। आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे फाइक बहुत बड़ा बिजनेसमैन हो। मुझे तो ये सोच सोच के टेंशन हो रही है कि मैं अपने एक्सपेंस कैसे पूरे करूंगी। अगर आप मेरी शादी जमाल से करवा देती ना, अम्मी मेरी तो जिंदगी संवर जाती। अरे मैंने तो बड़ा जोर लगाया, मगर खालदा तो जमाल का नाम लेने को तैयार नहीं थी। सोने की तिजोरी समझा हुआ है उसने, नागन बनकर बैठी है उस पर। अम्मी मैं आपको बता रही हूँ, आप खाला को ना पहले ही कह दिएगा कि मेरे खाने पीने और शॉपिंग में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। जब इंसान ना ठीक से शॉपिंग कर सके ना खा सके तो फिर फायदा है ऐसी शादी का। अरे तू घबरा क्यों रही है मेरी बच्ची? अभी है ना तेरी माँ जिंदा। अरे लाखों रुपया भेजता है जमाल और शफीक भाई भी ठीक ठाक कमाते हैं। खालदा के घर में किसी चीज की कमी नहीं है। अरे मैं इतनी बेवकूफ थोड़ी हूँ जो अपने हीरे जैसे बेटी को उनके घर बेच रही हूँ। अरे फाइक 6 महीने बाद तालीम मुकम्मल कर लेगा तो फिर उसको भी बहुत अच्छी नौकरी मिल जाएगी। अल्लाह करे ऐसे ही हो। बुड्ढा इतना जल्दी रास्ते से हट जाएगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अब तो मौजा ही मौजा हो गई हमारी हैं? लोग कह रहे थे कि मेरा सुहाग उजड़ गया। अब उन झल्लों को कौन बताए कि असल मायने में तो मैं सुहागन अब बनी। ऐसे एक बात तो बता रिफत मुझे,
बुड्ढे के मरने का मुझे क्या फायदा हुआ है? वो मिलते तो हम लोग पहले भी थे। सुन, तेनू पता है ना, ये घर मेरे नाम है। इस वास्ते ही तो मेरी माँ ने मेरा हाथ मास्टर के हाथ में दिया था। और वैसे उसके पैसे भी तो है मेरे पास। हाँ, तेरा कोई कारोबार शुरू करा दूंगी। ये घर भी तो अपना है। तुझे क्या लगता है निम्रा बड़ी मासूम है? वो हमसे ज्यादा पढ़ी लिखी और अक्लमंद है। वो अपना हक नहीं मांगेगी। ये निम्रा जो है ना, गले की हड्डी बन गई है। आजकल दिन रात ना इसी के बारे में सोचती रहती हूं मैं बाली। तो उसके हाथ पीले कर देना। जब से उसका बड़ा बाप मरा है ना, तो मुझसे सही मुंह बात तक नहीं करती। जिस दिन से उसका हाथ पकड़ा है ना, हाथों से उसकी खुशबू ही नहीं जाती है। फूल की तरह नर्म और मुलायम और खुशबूदार है बड़ी। इश्क करती हूं तुझसे बाली, और समझदार मर्द जो होता है ना, अपनी औरत की मोहब्बत को आजमाता नहीं है। तेरी मोहब्बत बड़ी कमजोर है रिफत। एक लड़की का नाम सुन के शक में पड़ गई है। अपनी उम्र की लड़कियों को छोड़कर तेरे दर पर आया हूं मैं। बाली की मोहब्बत में भी तो कोई जोर होगा ना। बाली, औरत हो या मर्द, ये जो छोटी उम्र की मोहब्बत होती है ना, बहुत डराती है। क्या पता कब डगमगा जाए। वेरी ब्यूटीफुल। मेरी मोहब्बत पर शक है तो आजमा कर देख ले। तेरी हर आजमाइश पर पूरी उतरेगी। अगर तेरी मोहब्बत की खातिर मैं मास्टर को कुर्बान कर सकती हूं ना बाली, तो अपनी मोहब्बत के लिए इस रास्ते में आने वाली हर शय को तबाह बर्बाद कर सकती। और ये बात तू अपने भेजे में बिठा ले।